हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। उसमें एक टॉपिक दे रखा है हमारे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं और केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। देखो, फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है या फिर कह सकते हो जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज आ रहा है। जैसे आइस का मेल्ट होना, उसमें क्या हो रहा है, जो आइस है, बर्फ है, उसको हम मेल्ट कर रहे हैं, पानी में चेंज हो रही है। आइस कौन सी स्टेट में थी, सॉलिड स्टेट में, और जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हुई। तो वो किस में आएगा, हमारा फिजिकल चेंज में। यानी हम कह सकते हैं ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, कलर हो गया, ये सब हो गया, स्टेट हो गई, ये सब चेंजेस आएंगे हमारे फिजिकल चेंजेस में। और क्या कह सकते हो, फिजिकल चेंज कौन से होते हैं, फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, मतलब हम रिवर्स कर सकते हैं। हम आइस से वाटर बना सकते हैं, वाटर से वापस आइस बना सकते हैं। तो ये चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल। और दूसरी साइड हम लोग देखते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस मतलब जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। जैसे ये कार्बन की रिएक्शन करवाई हमने ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन चेंज हो रहा है, केमिकली रिएक्ट कर रहा है सब्सटेंस, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये आएंगे हमारे केमिकल चेंजेस में। और क्या होगा, जैसे ये वाले तो क्या थे, रिवर्सिबल थे, पर जो केमिकल चेंजेस होंगे वो हमारे इरिवर्सिबल होंगे, मतलब हम उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। हम कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कार्बन ऑक्सीजन नहीं बना सकते। तो ये क्या होंगे, इरिवर्सिबल। थर्ड डिफरेंस क्या आएगा, दीज चेंजेस आर टेम्परेरी एंड दीज चेंजेस आर परमानेंट। ये फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, मतलब वापस चेंज हो सकता है। आइस से वाटर बना सकते हैं, वाटर से वापस आइस बना सकते हैं, पेपर को कट कर दिया, वो फिजिकल चेंज में आएगा। तो ये सब टेम्परेरी हैं। और जो केमिकल चेंजेस है वो परमानेंट हो गए। एक बार हमने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया तो हम वापस कार्बन नहीं बना सकते उससे, ये परमानेंट चेंज है, वापस नहीं बना सकते हम। और क्या होता है, एनर्जी चेंजेस में और मे नॉट अकर। ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिकल चेंज में हमेशा एनर्जी का चेंज हो, कि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है या बाहर रिलीज हो रही है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मे और मे नॉट अकर। और इस केस में हमेशा एनर्जी में चेंज आएगा। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, पेपर का बर्न करना, इसमें हमें क्या हो रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है। तो केमिकल चेंजेस जितने भी होंगे उसमें एनर्जी में चेंज आता है हमेशा। एनर्जी चेंज ऑलवेज अकर, ठीक है। और क्या डिफरेंस है, फिफ्थ एग्जाम्पल देख सकते हैं हम एग्जाम्पल के बेस पे। इसमें क्या हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ पेपर, ये सब फिजिकल चेंजेस में आएंगे। और केमिकल चेंजेस में आप क्या बता सकते हो, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन बोल सकते हो। रस्टिंग मतलब जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आप लोग बताओ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आप लोगों से, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये कौन से टाइप का चेंज होगा, फिजिकल या फिर केमिकल। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तभी पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से, बर्निंग ऑफ कैंडल कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज। सोच के देखो कौन से टाइप का चेंज लग रहा है। कैंडल को, मोमबत्ती को जब हम बर्न करते हैं तो वो कौन से टाइप में आएगा, फिजिकल या फिर केमिकल। तो ये होता है हमारा बोथ, मतलब फिजिकल भी होता है इसमें और केमिकल भी होता है। कैसे होता है, इसमें क्या होता है, विक जो होती है, मोमबत्ती की बत्ती होती है विक, वो क्या हो रही है, वो तो चल रही है, वो केमिकल चेंज में आएगा। और जो वैक्स होती है मोमबत्ती की, वो पिघल रही है, वो आएगा हमारा फिजिकल चेंज में। इसलिए हम इसको दोनों में काउंट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, बर्निंग ऑफ कैंडल, ओके। हम लोगों को पढ़ना था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। वैसे तो काफी सारी होती है, कॉम्बिनेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और भी बहुत तरह की होती हैं। तो इसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, देखो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन करती हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना दो चीजों का। अब जैसे कि मैंने जनरल एग्जांपल दिए, जैसे कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट है ए, ये कंबाइन करता है बी के साथ, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ए बी, मतलब ये दोनों जुड़ गए आपस में, कंबाइन कर गए। ऐसे दो भी हो सकते हैं, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट दो ही हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, पर जो हमारा प्रोडक्ट साइड में बनेगा वो सिंगल होगा। जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट साइड में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देखिए, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट।
दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो मैंने आपको जनरल एग्जांपल दे दिया, अब हम केमिस्ट्री की टर्म्स में इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये क्या है, Mg प्लस O2 से क्या बन गया, MgO। और ये जो ट्राइंगल का सिंबल दिखाया है केमिस्ट्री में, जो ट्राइंगल का सिंबल होता है उसका मतलब होता है हीट, या फिर कह सकते हो एनर्जी, मतलब हीट या फिर एनर्जी इसमें से रिलीज हो रही है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये क्या बन रहा है हमारा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस हीट या फिर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, दो चीजें रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया। और देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। और देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर इसका कॉमन नेम भी काफी फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है क्विक लाइम, क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है इसको, तो ध्यान रखना, क्विक लाइम बोल दें या फिर कैल्शियम ऑक्साइड बोल दें, एक ही बात है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम। इसके रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, तो इसका केमिकल नेम तो क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम होता है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। जैसे इसको बोलते हैं क्विक लाइम, इसको बोला जाता है स्लेक्ड लाइम, प्लस हीट रिलीज होती है साथ में। तो ये जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये इसमें से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं, ये तो मैंने जनरल दो तीन बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। पहले तो ये याद करो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन मतलब जब दो चीजें, या फिर केमिस्ट्री की टर्म्स में बोले तो जब दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या बोला मैंने, जस्ट उल्टा हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट एक होगा वो ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देगा, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं, अगर हमें जनरल तरीके से पूछा जाए तो देखो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये A2B, सपोज करो ये कोई रिएक्टेंट है, इसको हमने हीट कर दिया या ब्रेक कर दिया, तो ये किस में टूट गया, A2 अलग हो गया, B अलग हो गया, मतलब रिएक्टेंट तो एक ही था पर प्रोडक्ट दो बन गए। ये जरूरी नहीं है कि दो ही बने, तीन भी बन सकते हैं, चार भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट क्या लिया हुआ है हमने, ठीक है। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट ज्यादा थे, प्रोडक्ट सिंगल था, अब उल्टा हो गया, रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, हमसे पूछा भी जा सकता है व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसमें आप लोग लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या बोलेंगे, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कर रहा है और सिंपलर प्रोडक्ट्स दे रहा है हमें, ये जरूरी नहीं है दो हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने जनरल एग्जांपल देखा, अब हम केमिस्ट्री की टर्म्स में इसके एग्जांपल देखते हैं। देखो पहला एग्जांपल क्या है हमारा, CaCO3 को हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2। CaO का नाम बता दो फटाफट से, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। CaO का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम क्या था, क्विक लाइम। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, छोटी छोटी जो मैं बताती हूँ, क्विक लाइम बोला जाता है इसको। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम है, और जनरली इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन लिखा हुआ आ जाए या फिर मार्बल बोल लो, ये सारे एक ही चीज है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, वो CaCO3 को बोला जाता है, ठीक है। इसको जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है यानी क्विक लाइम बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कभी कोई गैस रिलीज हो रही हो तो इसको ऐसे ऊपर एरो से शो करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका नाम हो गया लेड नाइट्रेट। क्या बना हमारा, लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये जो दोनों रिएक्शन है ना, ये अच्छे से ध्यान रखना, ये 10th बोर्ड में ऑलरेडी रिपीट हो चुकी है 2 से 3 बार, तो इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखना। आपके क्वेश्चन किस तरीके से आता है, दे देंगे PbNO3 का होल ट्वाइस, एरो करके हीट लगा के दे देंगे, क्वेश्चन मार्क बना देंगे, ये प्रोडक्ट आपको बताना होगा। सेम इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही करते हैं ये लोग,
FeSO4 एरो बना के हीट और ये क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट आप लोगों को बताने होते हैं। तो ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुई है ये, ठीक है। लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है। या इस तरीके से पूछ लेंगे, रिएक्शन लिख के दे देंगे और पूछेंगे कौन से टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या कौन से टाइप की है। और ये वाली भी काफी बार आई है, FeSO4, इसका नाम क्या हुआ, फेरस सल्फेट, FeSO4। इसको जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ये Fe2O3 की जगह क्या लिख देते हैं, Fe3O4, ये नहीं लिखना है हमें, तो ध्यान देना, Fe2O3 बनता है हमारा, प्लस SO2 प्लस SO3। एक ये चीज पूछी जाती है, SO2 की स्मेल आती है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, पूछते हैं कि कौन सी स्मेल आती है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है SO2 में से आती है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, सल्फर की बर्निंग की स्मेल आती है इसमें से, ठीक है। तो ये सारी हमारी डिकम्पोजिशन के टाइप्स थे। डिकम्पोजिशन भी 3 तरीके से हो सकता है, देखो क्या क्या टाइप है इसके। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो तीनों में हमें नाम से पता चल रहा है, थर्म का मतलब क्या होता है, हीट या फिर एनर्जी। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट या फिर एनर्जी की प्रेजेंस में हो रहा है उसको बोल देंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन, सिंपल। यही वाले रिएक्शन लिख देना, कोई भी लिख सकते हो, FeSO4 वाली लिख दो, लेड नाइट्रेट की लिख दो। क्या हो रहा है, CaCO3 को हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2। नेक्स्ट कौन सी हमारी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटो का मतलब होता है लाइट, और केमिस्ट्री की टर्म्स में हम लोग बेसिकली सनलाइट लेते हैं। वो रिएक्शन, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसको बोलते हैं हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे आप इस तरह से शो कर सकते हैं, H न्यू से लिखते हैं इसको, H और ये न्यू, इसका मतलब होता है सनलाइट। व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट, ठीक है, वो होती है हमारी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें 2 रिएक्शन आती है बेसिकली, एक तो होती है 2AgBr, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, 2Ag प्लस Br2। ऐसे ही एक और होती है 2AgCl, उसमें क्या बनता है, 2Ag प्लस Cl2, सेम इसी तरह की रिएक्शन है। और ध्यान रखना ये दोनों रिएक्शन हमारे ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, तो ये दोनों रिएक्शन लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, दोनों एनसीईआरटी में भी दे रखी है आप लोगों को, 2AgBr वाली और 2AgCl वाली, ये दोनों रिएक्शन ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का टाइप है। और नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक से ले सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो क्या डेफिनेशन है, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू कैरी आउट डिकम्पोजिशन, ठीक है, जैसे 2H2O वाटर लिया, इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया तो क्या बनेगा, 2H2 प्लस O2, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स थे हमारे डिकम्पोजिशन के, फोटोकेमिकल हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया और थर्मल। थर्मल मतलब हीट की प्रेजेंस में, फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, और इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। इसमें आप जो पहले मैंने बताई थी लेड नाइट्रेट वाली वो भी लिख सकते हो, FeSO4 वाली भी लिख सकते हो, कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स होते हैं हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। थर्ड रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली नाम से पता चला, डिस्प्लेस या फिर कह सकते हो रिप्लेस। डिस्प्लेस करना मतलब एक हटा के दूसरा आ गया, मतलब रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह ले लेना। इसको बिल्कुल सिंपल जनरल तरीके से बताऊं तो देखो, जैसे AB प्लस C, ये कोई रिएक्टेंट है हमारे पास, एक AB है और एक C है, तो C ने A को रिप्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, CB प्लस A, ठीक है, मतलब एक ने दूसरे को रिप्लेस कर दिया या फिर डिस्प्लेस कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप लोग पूछोगे ये हम CA प्लस B ऐसे भी बना सकते थे, तो ये हमें कैसे पता चलेगा ये जो C है ये किसको डिस्प्लेस करेगा, तो इसके लिए हमारे पास एक सीरीज आती है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, ये एक रूल है केमिस्ट्री का, कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। इसमें मैंने जनरल एग्जांपल लिए, सपोज करो C ज्यादा रिएक्टिव है और A कम रिएक्टिव है, तो C ने A को डिस्प्लेस कर दिया, खुद B के साथ आ गया और A को साइड कर दिया, ठीक है, ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
चलो इसके डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो मोर रिएक्टिव था उसने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड में से। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, CB+A। अब आप लोग ये पूछोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। वैसे तो इसके अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं, पर अगर आप लोग इतने भी याद कर लेते हो ना तो भी सफिशियंट है। मेनली इसी में से आते हैं, आयरन आता है, कॉपर, जिंक, यही सब पूछे जाते हैं। देखो मैं पहले आपको एलिमेंट्स बता देती हूँ कौन कौन से हैं, फिर हम ट्रिक देखते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये एलिमेंट्स है हमारे पास। ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुआ है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स भी इसके नीचे ही हैं और ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग मतलब कम से ज्यादा, ज्यादा से कम, सॉरी, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम, ये उससे कम, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। अब इसकी एक ट्रिक है याद करने की, वो देखिए क्या है। कैटरीना ने, कैटरीना से आप याद रख सकते हो पोटेशियम और सोडियम। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। फिर से देखो, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। फिर से देखो, एक दो बार इस लाइन को रिवाइज करोगे ना आपको सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। ये देखो क्या ट्रिक है हमारी। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये सारे एलिमेंट्स आप इस सीरीज से याद कर सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। जैसे देखो Fe+CuSO4, एक है हमारे पास Fe और ये है Cu। अब देखो कौन ज्यादा रिएक्टिव है। Fe कहाँ पे आता है, ये Fe, और Cu, ये Cu। मैंने अभी आपको बताया था ये जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ है। तो ये Fe क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव है और Cu कम रिएक्टिव है। तो अभी हमने पढ़ा ज्यादा रिएक्टिव वाला कम को डिस्प्लेस कर सकता है। तो Fe क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। ये Cu को इसने हटा दिया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, FeSO4+Cu, ठीक है। फेरस का सल्फेट बन गया और एक कॉपर अलग हो गया। अब देखो अगर आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन होता है, Cu+FeSO4 और प्रोडक्ट बनाना है, तब क्या बनता है। देखो एक है हमारे पास कॉपर और आयरन, कॉपर और आयरन। पर अब देखो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कॉपर तो नीचे आ रहा है आयरन के, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। ये तो लेस रिएक्टिव हो गया, ये लेस है, ये मोर रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हमने पढ़ा था ना अभी, ज्यादा रिएक्टिव वाला कम को डिस्प्लेस कर सकता है, पर कम रिएक्टिव वाला ज्यादा को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आपको लिखना है नो प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा रिएक्टिव वाला कम को डिस्प्लेस कर सकता है, कम वाला ज्यादा को नहीं कर पाएगा, तो इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और ये सारा आपको पता कैसे चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज को देख के। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 2AgNO3, सिल्वर का नाइट्रेट के रिएक्शन है कॉपर के साथ, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CuNO3 का होल्ड वाइज, कॉपर का नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो गया। अब देखो कौन कौन सा एलिमेंट आपके पास, एक कॉपर है, एक सिल्वर है। अब देखो कहाँ कहाँ आते हैं कॉपर, ये रहा कॉपर हमारा और ये रहा सिल्वर। अब देखो कॉपर पहले आ रहा है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है और सिल्वर कम रिएक्टिव है। तो हमें पता है ज्यादा रिएक्टिव वाला कम को डिस्प्लेस कर सकता है। तो कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया, मतलब ये ऐसे हो गया और ये अलग हो गया ऐसे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, कॉपर का नाइट्रेट और ये सिल्वर अलग हो गया। या फिर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट आप लोगों को दे देंगे, एरो लगा के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे, आपको प्रोडक्ट बताना है। तो आपको देख के पता चल जाएगा ये ज्यादा रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम है, तो इसकी रिएक्शन इसके साथ हो जाएगी, ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और ये अलग हो जाएगा। और किस तरह से पूछ सकते हैं, ये रिएक्शन लिख के दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। ये आपको देख के पता चल जाएगा कि ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। ये था सारा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। अब फोर्थ टाइप है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक एटम डिस्प्लेस कर रहा था, दूसरे की जगह ले रहा था। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है पर डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो एटम डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या रिएक्शन लिखी थी, जैसे AB+C है, इससे क्या बन रहा था, BC+A, ये एक एटम इसको डिस्प्लेस कर रहा था।
अब क्या है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों एटम डिस्प्लेस कर रहे हैं। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये ए बी है प्लस सी डी, तो हमारा बनेगा क्या, ये ए डी के साथ आ गया और ये सी बी के साथ आ गया, तो प्रोडक्ट बन गया हमारा ए डी प्लस बी सी। दोनों एटम डिस्प्लेस कर रहे हैं इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग। टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, दोनों के आयंस एक्सचेंज हो गए, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दो नए कंपाउंड बन गए। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। देखो पहला एग्जांपल देखो क्या लिया हमने, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कराइए BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ। अब देखो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, BaSO4 प्लस 2NaCl। ये जो Ba है ये SO4 के साथ आ गया और ये जो Na है ये Cl के साथ आ गया। हम लोगों को ये पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाता है, कभी भी पॉजिटिव और पॉजिटिव कंबाइन नहीं करते और नेगेटिव नहीं होते। अब ये देख लो इसमें से कौन सा है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है Na प्लस और यहाँ Cl के ऊपर नेगेटिव होता है, तो इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके NaCl बना लिया। और SO4 पे नेगेटिव होता है 2 नेगेटिव, Ba पे पॉजिटिव का 2, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या बन गया हमारा BaSO4। और थोड़ी सी चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, कई बार पूछ लेते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है उसमें प्रेसिपिटेट का कलर कौन सा होता है, तो ध्यान रखना व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये क्या है AgNO3 सिल्वर का नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन है NaCl के साथ, क्या बनेगा Ag पे पॉजिटिव होता है Cl पे नेगेटिव, तो ये इसके साथ चला गया AgCl बन गया। ये भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। और साथ में क्या बना, इस पे पॉजिटिव होता है इस पे नेगेटिव, तो NaNO3, ठीक है। इस पे प्लस का 1 इस पे माइनस का 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, ये क्या है हमारे पास Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड, इसकी रिएक्शन कराई है हमने लेड नाइट्रेट के साथ, क्या बनेगा पोटेशियम पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और साथ में क्या बना PbI2 लेड का आयोडाइड। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रखा है, इसका जो प्रेसिपिटेट का कलर होता है वो येलो होता है। आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार, तो रिएक्शन लिख के दे देंगे और पूछेंगे इसमें जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर कौन सा था, तो जो लेड आयोडाइड होता है ना वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या करा था, एक एटम को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है उसने कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों एटम्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें ये इसके साथ चला गया ये इसके साथ, जैसे ए बी प्लस सी डी से ये ए डी प्लस बी सी, दोनों एटम डिस्प्लेस हो गए, मतलब क्या कह सकते हो आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें कोई भी आपको डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं समझ में आया या कोई भी रिएक्शन नहीं समझ में आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा टाइप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो प्रेसिपिटेशन में मतलब जो वर्ड आता है प्रेसिपिटेट, उसको उसका मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो इजीली डिसॉल्व नहीं होता। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो ये हम लोगों ने वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने सैंड डाल दी, सैंड बोल दो मड मतलब मिट्टी डाल दी इसमें, तो होगा क्या थोड़े टाइम बाद सैंड क्या होगी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, मतलब डिसॉल्व नहीं होगी वो वाटर में। तो वो कोई भी सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होता है जो डिसॉल्व नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट या फिर शॉर्ट में बोलते हैं पीपीटी, ठीक है। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल है बिल्कुल। देखो द रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है is called as precipitation reaction and the insoluble substance is called precipitate, मतलब जो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट और उस रिएक्शन को बोल देंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये चीज ध्यान रखना प्रेसिपिटेट को हम ऐसे नीचे एरो से शो करते हैं केमिस्ट्री में, कहीं भी आपका ऐसे कोई कंपाउंड लिखा हुआ और साथ में ऐसा एरो बना हुआ है मतलब वो प्रेसिपिटेट है, पीपीटी है। देखो ये सारे हमने जो पिछली रिएक्शन पढ़ी थी अभी डबल डिस्प्लेसमेंट वाली उसमें भी देखे थे, NaCl की रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ये NaNO3 के साथ आ गया ये AgCl के साथ आ गया,
तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप भी है। पढ़ा था ना हम लोगों ने, AgCl क्या होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट पीपीटी, इसलिए इसको नीचे एरो से शो कर रखा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन BaCl2 के साथ, ये BaSO4 के साथ आ जाएगा, ये NaCl के साथ आ जाएगा। ये जो BaSO4 होता है ये भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, व्हाइट पीपीटी, इसको भी नीचे एरो से शो कर रखा है, ठीक है। प्रेसिपिटेट को शो करने का एरो ये नीचे की साइड एरो शो करते हैं। ये हो गया हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। आप वो वाली रिएक्शन भी लिख सकते हो जिसमें PbI2 बनता है, लेड आयोडाइड वाली, वो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर का, ध्यान रखना उसका थोड़ा, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आज हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। देखो नाम से पता चल रहा है, थर्म, थर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, हीट या फिर एनर्जी। और एक्सो, एक्सो का मतलब एग्जिट होना, यानी बाहर निकलना। कोई भी वो रिएक्शन जिसमें हीट या फिर कह सकते हो एनर्जी बाहर निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। The reaction in which heat is released along with the formation of product. प्रोडक्ट जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता है हमारा, उसके साथ साथ जो हीट रिलीज होती है किसी भी रिएक्शन में, वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, रेस्पिरेशन हो गया, मिथेन, मिथेन की जब ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, या फिर कह सकते हो कंबशन ऑफ मिथेन, ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। देखो पहला एग्जाम्पल है हमारा कंबशन ऑफ मिथेन। मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, C मतलब एक कार्बन है तो मेथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मेथ एन, ठीक है। CH4 की रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये साथ में हीट रिलीज हो रही है, इसलिए ये क्या हो गई, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये एरो जो ऊपर की साइड दिखाया है, इसका मतलब होता है गैस, CO2 गैस की फॉर्म में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो हम इसको ऊपर एरो से शो करते हैं। और एक मैंने आपको बताया था नीचे एरो से किसको शो करते हैं, नीचे एरो से हम लोग शो करते हैं प्रेसिपिटेट को, जो डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो ये चीज ध्यान रखना। ये सिंबल हीट का होता है, ट्राइंगल से शो करा जाता है। तो ये कंबशन ऑफ मीथेन किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और ये वाला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। ये 10th बोर्ड के एग्जाम में 1 या 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ऐसे पूछा जाता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको थोड़ी सी थ्योरी बताना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है, और एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। देखो होता क्या है डाइजेशन के टाइम पे, रेस्पिरेशन होता कैसे है, जब हम खाना खाते हैं तो वो फूड ब्रेकडाउन किस में होता है, ग्लूकोज में, फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलो देख लेते हैं हम लोग, स्टेटमेंट आप इस तरह से लिखोगे एग्जाम में अगर आपके आता है तो। देखो ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, फूड इज ब्रेक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, खाना जो फूड हम लोग खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज बनता है उससे, फिर क्या होता है, ग्लूकोज देन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज बना वो फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या हो गया, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये साथ में हीट रिलीज हो रही है, तो इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लेना, काफी बार 10th बोर्ड में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक, या वो आपसे पूछ लेंगे कि रेस्पिरेशन कौन से टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो ध्यान रखना रेस्पिरेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि उसमें हीट रिलीज होती है, और ये रिएक्शन आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारा था हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। मैंने आपको अभी बताया थर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, एनर्जी। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब बाहर निकलना, तो एग्जिट होना, वो तो होगी जिसमें हीट रिलीज होती है। अब हमें देखना है एंडोथर्मिक, थर्म का मतलब वही हो गया हीट या एनर्जी, एंडो का मतलब, एक्सो का मतलब बाहर निकलना, एंडो का मतलब एब्जॉर्ब करना। जब रिएक्टेंट साइड वाले रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो हो गई एंडोथर्मिक, ठीक है, मतलब अपोजिट होगी एक तरह से एक्सो का। देखो डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, अब एब्जॉर्ब होगी हीट बाय द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड में, टू कंप्लीट द रिएक्शन। अगर एरो के लेफ्ट साइड में मतलब पहले लिखा गया है हीट, तो वो एंडोथर्मिक है, और अगर हम एरो के बाद में लिखते हैं मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो वो एक्सोथर्मिक है।
एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे ये है CaCO3 को अगर हम हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, CaO प्लस CO2। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये इसका केमिकल नेम है। इसका कॉमन नेम क्या था, याद करो, मैंने बताया था आप लोगों को। CaO का कॉमन नेम क्या होता है, क्विक लाइम। ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। और इसका नाम क्या है, CaCO3। केमिकल नेम तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको किस नाम से जाना जाता है वैसे, लाइमस्टोन, या फिर बोल सकते हो मार्बल। मार्बल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और हीट अपने एरो के ऊपर लिखिए, या फिर इसको लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हो। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये दूसरी रिएक्शन 2Ag-Br, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, क्या बन रहा है, 2Ag प्लस Br2। ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और याद करो, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी इस रिएक्शन की, किस में यूज होती है ये, दो रिएक्शन थी, 2Ag-Br वाली और 2AgCl वाली। याद करो कौन सी चीज में यूज किया जाता है इसको, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ध्यान रखना ये चीजें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं इस रिएक्शन को, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो जिसमें हम एरो से पहले हीट ले रहे हैं, हीट की प्रेजेंस में हो रही है। जैसे वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पड़ी थी, उसमें जो भी एग्जांपल थे वो सारे एंडोथर्मिक में आ जाएंगे हमारे। तो जिस भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखो इसमें हम लोग ने कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिकम्पोजिशन वो सब पढ़ लिया था। डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गया, एक तरह से ऑक्सीजन ही हो गया। और क्या बोल सकते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे हाइड्रोजन बोल सकते हो। फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो रहा है तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और किस टर्म्स में बता सकते हो, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। इसको ऐसे ध्यान रखना, ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, एक चीज ऐड होगी तो दूसरी अपने आप याद रखना रिमूव होगी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा था, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, और इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। सिंपल। देखो क्या डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर बोल सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का, हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा। और ऑक्सीजन की टर्म्स में ऑक्सीजन बाहर निकलेगा या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाहर निकलेगा। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। देखो जैसे ये एक एग्जांपल है, 2Cu प्लस O2 से क्या बन रहा है हमारा, 2CuO। आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ Cu था, अभी Cu से किस में कन्वर्ट हो गया, CuO में। मतलब क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन। तो ये इस तरह से शो करते हैं, ये CuO में कन्वर्ट हो गया, मतलब Cu का ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हमने ले लिया CuO मतलब कॉपर का ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ, क्या बना, Cu प्लस H2O। अब देखो ये CuO है, क्या बन रहा है, CuO से Cu बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसमें, ये ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। अब देख लो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो ये CuO का रिडक्शन हो रहा है, ऐसे लिख दिया। और ये देखो H2 है, H2 से बन गया H2O, ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। देखो एक बार हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी साइड रिडक्शन में क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, ये हम लोगों ने पढ़ा है अभी, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट,
ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसमें आएगा, ऑक्सीडेशन में, और इस साइड क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। इस साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव लॉस होगा, और इस साइड इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बाहर निकलेगा, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म्स आती है दो आप लोगों के, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों में से कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं हिंदी में सिंपल मतलब बताऊं इसका, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो सामने वाले एटम को तो ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये सामने वाले एटम को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा हो। ये इतनी सी ट्रिक याद रखनी, मतलब उल्टा करना है, रिडक्शन है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडेशन है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो देखना आप लोगों को आ ही गया, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन, और ये उल्टा कर देना उसका। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच एड्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, सामने वाले सब्सटेंस में से, और हिंदी में क्या था, सामने वाले आइटम को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। खुद रिड्यूस कौन होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा हो, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और इसका जस्ट उल्टा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये सामने वाले आइटम को तो रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, इसलिए कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, इसका उल्टा हो गया, वो ऐड कर रहा था ऑक्सीजन को, ये रिमूव करेगा ऑक्सीजन को, और ऐड हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, सामने वाले सब्सटेंस में से। इसका एक एग्जांपल देखते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। देखो ये कोई एग्जांपल है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनता है, सल्फर और 2H2O, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये था H2S, H2S से क्या बन रहा है हमारा, सल्फर, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूव होना मतलब ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। और अभी हमने देखा है ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये जो H2S हो जाएगा ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। दूसरी साइड देखते हैं हम लोग, O2, O2 से बन रहा है H2O, और O2 है ये H2O बन गया, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो O2 क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया समझ में, आपको सिंपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना है, ये इसकी डेफिनेशन 3-4 तरीके से कह सकते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। कोई भी रिएक्शन देख रखी हो, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना है, उसके बाद जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, एक दो बार भी नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको इजीली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट नहीं आएगा इसमें। 10th बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्या देंगे, कोई भी रिएक्शन लिख के दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन का किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इसी तरह के सवाल आते हैं पेपर में। अगर आपका मतलब आपको डेफिनेशन क्लियर है ना, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इन सब चीजों को। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सब चीजें डिस्कस करी। अब हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उसमें क्या क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का, वो हम लोग पढ़ेंगे। देखो मेन तो है हमारी दो चीजें पढ़नी है हम लोगों को, एक होता है कोरोजन, एक होता है रेंसिडिटी। तो अभी हम लोग पहले कोरोजन के बारे में देखते हैं, कोरोजन होता क्या है। देखो इसमें पहले मैं इंग्लिश में आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या डेफिनेशन है, फिर हिंदी में बताऊंगी क्या होता है बेसिकली। देखो कोरोजन क्या है, द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। देखो इसमें होता क्या है, मेटल्स का डिग्रेडेशन मतलब मेटल्स खराब हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स है, मॉइस्चर वगैरह है, जो भी एनवायरनमेंट में ये सब चीजें प्रेजेंट होती है ना, तो जो हमारा मेटल है वो रिएक्ट कर लेता है उन सब के साथ और कोरोड हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोजन। देखो फिर से देखो, कोई भी मेटल है हमारा, जो भी एनवायरनमेंट में गैस ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है,
वो जो मेटल है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और कोरोड हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का डिग्रेड होना, खराब हो जाना, बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से? एयर, मॉइस्चर हो गया, ऑक्सीजन वगैरह जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसकी वजह से, उसको बोलते हैं हम लोग कोरोजन। सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग क्या होता है? जंग लगना। कहते हैं ना लोहे पे जंग लग गई, वो भी किसका एग्जांपल है? कोरोजन का। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, इसकी रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? आयरन आर्टिकल्स गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट ओपन इन मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम। कि जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। कब होता है ऐसा? व्हेन लेफ्ट ओपन इन मॉइस्ट एयर, जब लोहे को, जब आयरन को काफी टाइम के लिए ओपन छोड़ दिया मॉइस्ट एयर में, तो इसलिए वो करोड हो जाता है। वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और एक फॉर्मूला, एक रस्ट बनाता है आपका, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। देखो इसमें रिएक्शन कौन सी होती है बेसिकली? ये आयरन, ये लोहा है हमारा, इसमें रिएक्शन कर ली ऑक्सीजन और वाटर के साथ, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है हमारा, मॉइस्चर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक्स क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जनरल ले लिया हम लोगों ने एक्स। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके एक रस्ट बनाता है। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। एक्स का मतलब है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं हम लोग रस्ट। फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रेटेड बोलते हैं वैसे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कई बार एक नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो आप लोग ध्यान रखना Fe2O3.XH2O, इसको बोला जाता है रस्ट। ये रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर होता है, इसलिए कहते हैं लोहे पे जंग लग जाती है, कोरोजन हो जाता है उसमें। क्यों होता है? क्योंकि वो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद कोई 3 4 मेथड्स हैं कि प्रिवेंशन, कि हम लोहे को जंग लगने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं कि लोहे पे जंग ना लगे। उसमें पेंट कर दो, पेंटिंग कर देंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा हमारा आयरन, तो इस वजह से बचा सकते हैं हम। और कैसे कर सकते हैं? ग्रीसिंग कर दी, ऑयलिंग कर दी, इन सब तरीके होते हैं कि हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। देखो बाय पेंटिंग, ये कोई मेटल है, आयरन की रोड है, इसके ऊपर हमने पेंट कर दिया ऐसे, तो अब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा, तो इस वजह से रस्टिंग होगी नहीं, तो ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, ग्रीसिंग या ऑयलिंग, आयरन की रोड पे ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर दी तो भी हम बचा सकते हैं, तो भी रस्टिंग नहीं होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, आयरन की जो रॉड या जो भी मेटल ये है मटेरियल, इस पे ऊपर हम जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, एक परत लगा देते हैं ऊपर ऐसे, ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ही ना पाए, तो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं कि कौन से मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है, तो ध्यान रखना जिंक की, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। क्यों होता है ये? आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 4 मेथड है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पूरी रिएक्शन याद रखनी है, रस्ट का फॉर्मूला बेसिकली आपको ध्यान रखना है, और डेफिनेशन की कोरोजन होता क्या है? मेटल का डिग्रेडेशन होता है जब उनको काफी टाइम तक ओपन छोड़ दिया तो वो मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ये तो खाली आपने आयरन का एग्जांपल देखा, अभी और भी होते हैं, जैसे सिल्वर होता है, चांदी होती है। हम लोग कहते हैं ना काफी टाइम तक अगर चांदी पड़ी रही, कोई पायल हो गई या कोई रिंग हो गई, तो वो ब्लैक पड़ने लग जाती है थोड़े टाइम बाद, देखा है ना हम लोगों ने, तो वो भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। उसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं हम लोग कि वो कैसे होता है। ये था हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन का। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सिल्वर और एक कॉपर, 2 एग्जांपल और देखने हमें। पहले हम लोग ने आयरन का देखा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, अब हम लोग सिल्वर का देखेंगे कि जो चांदी होती है वो ब्लैक कैसे हो जाती है पड़ी पड़ी। देखो क्या लिखा हुआ है, सिल्वर फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सिंबल क्या होता है, Ag, और कॉपर का Cu। सिल्वर एंड कॉपर लूज देयर लस्टर, लस्टर मतलब शाइन, इसका मतलब क्या होता है, शाइन, बाय गेनिंग ब्लैक एंड ग्रीन कोटिंग्स। मतलब जो सिल्वर है वो ब्लैक कोटिंग जब डिपॉजिट हो जाती है उस पे, और ग्रीन किस पे होती है, कॉपर पे। कोटिंग्स ऑफ सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड मतलब Ag2S, और बेसिक कॉपर कार्बोनेट। मतलब जो सिल्वर होता है वो तो ब्लैक कलर का हो जाता है, उस पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, और जो कॉपर होता है वो ग्रीन कलर का। चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। ये Ag है, ये सिल्वर है, ये रिएक्ट करता है हमारे ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ,
और क्या बना लेता है, सिल्वर का सल्फाइड Ag2S, ये हमारा ब्लैक कलर का होता है और साथ में ये वाटर रिलीज होता है। तो हम कहते हैं ना कि चांदी पड़ी पड़ी काली हो जाती है काफी टाइम बाद, वो ऐसा क्यों होता है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर लेती है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। तो वो एक कंपाउंड बनाती है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये भी काफी बार पूछी जाती है, इन दो का तो ध्यान ही रखना आप लोग। कॉपर की भी देख लेते हैं हम लोग। ये कॉपर है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन और वाटर, ये तीनों भी हमें कहाँ से मिलते हैं, एनवायरनमेंट से, मॉइस्ट एयर। ये क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये अगर आप छोड़ना चाहो तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का बनाता है कार्बोनेट। और ये दोनों रिएक्शन तो आपको याद रखनी है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन वाली और ये वाली, ये दोनों तो आप याद ही रखना। और इसमें अगर रिएक्शन ये कंपाउंड नहीं भी याद होता तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है जो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो इतना तो एटलीस्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये इतने ही एग्जाम्पल है, कोरोजन में आपको ये तीन ही देखने हैं। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक है रेंसिडिटी, वो देख लेते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सिंपल सा ही है, वो देख लेते हैं एक बार। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी, इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखो, कोरोजन में तो हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो कोरोड हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डिग्रेड हो जाते हैं, कह सकते हैं कोरोड हो जाते हैं। रेंसिडिटी में क्या होता है, जो हमारा फूड मटेरियल होता है, खाना होता है, अगर उसको हम बहुत टाइम तक ओपन छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो हम लोगों ने देखा है कि उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है। जैसे कोरोजन का था, मिलता जुलता सही है ये खाने से रिलेटेड है, फूड मटेरियल से। देखो इसकी डेफिनेशन, फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स और ऑयल्स, खाना फूड मटेरियल जिसमें ऑयल या फैट होता है, व्हेन लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत टाइम तक खुला छोड़ दिया उसको, बिकेम रेंसिड, खराब हो जाएगा वो। दैट इज स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, उसकी स्मेल और उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज दे गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जैसे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता, इसमें जो फूड मटेरियल है वो अगर हम लोगों ने ओपन छोड़ दिया तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, यानी ऑक्सीडेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेंसिडिटी। जैसे हम लोगों ने उसमें मेथड्स देखे थे कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके भी मेथड्स हैं। कैसे बचा सकते हैं कि हम खाना बहुत देर तक बाहर पड़ा है वो खराब ना हो, तो हम क्या करते हैं उसको, ये तो नॉर्मली आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा, क्या करते हैं मम्मी लोग कि जब खाना बाहर बंद खराब हो जाता है तो मतलब यार ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फ्रिज में रख देते हैं उसको, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें, प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं ना, कि जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, वो सब ऐड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं कि खाना खराब ना हो तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, देख लेते हैं ये भी एक बार। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, सम एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन करे, एंटी मतलब इसका अपोजिट, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। और एंटीऑक्सीडेंट्स होते कौन कौन से हैं, सोडियम बेंजोइड, और भी होते हैं, BHA होता है, ये BHT, ये सब भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। और क्या करते हैं, चिप्स यूजुअली फ्लैश द ब्लैक्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस, मतलब कि जैसे जो लेज कुरकुरे जो चिप्स के पैकेट आते हैं, हम लोगों ने उसमें देखा है कि हवा भरी हुई होती है, एयर होती है उसमें, वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। वो क्या काम करती है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, ताकि हम लेज या चिप्स जो भी कुरकुरे वगैरह है उसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सके। तो ये वन वर्ड में पूछ सकते हैं कि कौन सी गैस भरी जाती है उसमें, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि लंबे टाइम तक हम उसको स्टोर करके रख सके। और क्या करते हैं, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख सकते हैं हम खाने को। और कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगी, तो प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। और क्या कर सकते हैं, सनलाइट से दूर रखें हम, क्योंकि वहां पे रखेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगी, तो कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, 3-4, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और ध्यान रखना आपको रेंसिडिटी क्या होता है, इसमें कोई रिएक्शन वगैरह नहीं है, बस थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है कि जो भी हमारा फूड मटेरियल होता है उसको हम लंबे टाइम तक बाहर रख देते हैं तो वो खराब हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। और इससे प्रिकॉशंस हम कैसे ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके। इसमें और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंपल पूछ लेंगे व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, तो वो चीज जो हमें, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं।
एक एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, सोडियम बेंजोइट होता है। और चिप्स को नाइट्रोजन गैस से फिल किया जाता है। कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पूरा चैप्टर हमारा आज फिनिश हो गया, फर्स्ट चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में जितनी भी सारा हम लोगों ने पढ़ा, रेंसिडिटी या टाइप्स वगैरह, कोई भी आप लोगों का डाउट रह गया हो या कोई भी चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आई हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।